दोस्त, कल ही सोचा है कि एक सिंपल सा कपड़ा पूरी एक रेवोल्यूशन की कहानी कैसे बता सकता है। नहीं, मैं हाई फैशन की बात नहीं करी, मैं बात करी हूँ भूनी और पचारा जैसे शब्दों की। मीडिवल असम से सिंपल लगते हैं ना, लेकिन ये सिर्फ कपड़े नहीं थे, ये एक बहुत बड़े सोशल और रिलीजियस शिफ्ट के सिंबल थे। फैसिनेटिंग है ना। बस यही तो हम यहाँ करते हैं, आपके सोर्सेज में छिपी ऐसी ही कहानियों को अनलॉक करते हैं। और हाँ, इस डिटेक्टिव एजेंसी को ज्वाइन करने के लिए नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे जरूर दबाना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। समझो ये तुम्हारा ऑफिशियल डिटेक्टिव बैज है, कोई क्लू मिस नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली और आज तो हम एक मैराथन इन्वेस्टिगेशन पर जा रहे हैं। हमारा लर्निंग मैप पूरा पैक्ड है। हम शुरू करेंगे मिडीवियल असम के उन्हीं कपड़ों से, फिर जंप करेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म की डीप फिलॉसफी में, और उसके बाद भक्ति मूवमेंट के अलग अलग रंग देखेंगे, फॉर्मलेस गॉड से लेकर पैशनेट सेंट्स तक। और ये तो सिर्फ फर्स्ट हाफ है। इसके बाद हम मुगल्स के टॉलरेंस पॉलिसीज, लिंगायत्स के रेडिकल आइडियाज और एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी को भी डिकोड करेंगे। हम यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस 104 से 132 तक एक मैसिव रेंज कवर कर रहे हैं। लंबी जर्नी है, तो अपनी कॉफी ले लो और चलो शुरू करते हैं अपने पहले क्लू से। ओके, तो सबसे पहले है क्वेश्चन 104 CAPF 2024 से। सवाल है, व्हाट आर भुनी, पचारा एंड दूपति मेंशन फ्रीक्वेंटली इन द बायोग्राफीज ऑफ द वैष्णव रिफॉर्मर्स ऑफ मिडिवल असम। ब्रॉड माइक्रो थीम है मिडिवल असम, वैष्णव ट्रेडिशंस एंड कल्चर। और ऑप्शंस है ए वेसल्स ऑफ मेटल यूज्ड इन रिलीजियस ऑब्लेशन, बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड एट द टाइम ऑफ बोहाग बिहू फेस्टिवल, सी पीसेस ऑफ मेंस क्लोथ्स और डी पीसेस ऑफ विमेंस क्लोथ्स। ऑलराइट, चलो सीन सेट करते हैं। हम हैं मिडीवल असम में 15-16 सेंचुरी के आसपास। एक बहुत बड़ा सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा है, जिसे सेंट्स जैसे श्रीमंता शंकरदेवा लीड कर रहे हैं। कोर आइडिया सिंपल डिवोशन, ना कि कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स। उन्होंने और तरह के दिखावे और एक्सट्रावेगेंस को रिजेक्ट किया। जैसे एक बैक टू बेसिक्स मूवमेंट, सही कहा ना? तो ये शब्द भुनी, पाछारा, दोपत्ती उसी सिंप्लिसिटी के आइडिया से जुड़े होने चाहिए। इसका एक अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल है, श्रीमंता शंकरदेवा को ही इमेजिन करो। वो कोई रेशम के कपड़े या सोने के मुकुट नहीं पहनते थे, वो आम आदमी की तरह ड्रेस करते थे, ये दिखाने के लिए कि डिवोशन इंपॉर्टेंट है, वेल्थ नहीं। उनकी सिंपल ड्रेस ही उनका मैसेज थी। बिल्कुल सही कहा। अब चलो करते हैं अपना डीप ऑप्शन एनालिसिस। क्वेश्चन स्टेम सीधा है व्हाट आर, तो ये एक डायरेक्ट डेफिनेशन वाला सवाल है। चलो ऑप्शन ए देखते हैं। वेसल्स ऑफ मेटल यूज्ड इन रिलीजियस ऑब्लेशन। ये एक क्लासिक डिस्ट्रैक्टर है। क्यों? क्योंकि वैष्णवा मूवमेंट ने सिंप्लिसिटी पर जोर दिया, तो इलैबोरेट मेटल वेसल्स का यूज उनकी कोर फिलॉसफी के ही खिलाफ जाता है। पेरिफेरल नॉलेज का पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है। हाँ, फॉर नेक्स्ट ईयर्स एग्जाम याद रखना कि असम के वैष्णवा रिचुअल्स में सिंपल नेचुरल चीजें यूज होती थी। फोकस नामा धर्मा पर था, यानी गॉड का नाम जपना, ना कि इलैबोरेट फिजिकल ऑफरिंग्स पर। इसलिए मेटल वेसल्स वैसे भी अनलाइकली हैं, तो ऑप्शन ए लॉजिकली कमजोर है। ये गया। समझ गई। अब ऑप्शन बी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड एट द टाइम ऑफ बोहाग बिहू फेस्टिवल। ये थोड़ा चालाक ऑप्शन है, क्योंकि इसने असम के एक फेमस कल्चरल रेफरेंस बिहू का इस्तेमाल किया है हमें कंफ्यूज करने के लिए। लेकिन क्या ये नाम म्यूजिक से रिलेटेड है? बिल्कुल नहीं। बोहाग बिहू के अपने स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ढोल, पेपा और गुगोना। इन शब्दों का उनसे जीरो कनेक्शन है। ये ऐसे ही है जैसे पूछा साड़ी क्या है और ऑप्शन में गिटार दे दिया। कैटेगरी ये अलग है, तो बी डेफिनेटली गलत है। सही। पेरिफेरल नॉलेज यहाँ क्या हो सकती है? याद रखो, सत्रिया म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स के नाम जैसे खोल और ताल, ये वैष्णवा मूवमेंट के रिलीजियस म्यूजिक से एसोसिएटेड है, बिहू से नहीं। एग्जाम अगले साल इनको मिक्स कर सकता है। ओके, तो अब बचे दो ऑप्शंस, सी और डी, दोनों कपड़ों के बारे में। यहाँ थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। ऑप्शन सी है पीसेस ऑफ मेंस क्लोथ्स और डी है पीसेस ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। अब कैसे डिसाइड करें? यहाँ स्पेसिफिक नॉलेज काम आती है। इन सेंट्स की हिस्टोरिकल बायोग्राफीज में उनकी सिंपल ड्रेस को अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। चलो ब्रेक डाउन करते हैं। भूनी, लोअर बॉडी को कवर करने के लिए एक कपड़ा। पाछारा, एक तरह का वेस्ट क्लॉथ, धोती जैसा। दुपट्टी, एक अपर गारमेंट जिसे शोल्डर्स पर रैप किया जाता था। ये मेल सेंट्स और मॉन्क्स का स्टैंडर्ड ड्रेस कोड था। तो ऑप्शन सी फैक्चुअली करेक्ट है। तो डी गलत क्यों है? क्योंकि सोर्सेज इन कपड़ों को स्पेसिफिकली मेल रिफॉर्मर्स से लिंक करते हैं। ऑप्शन डी एक बहुत अच्छा ट्रैप है। इस बात पर खेल रहा है कि शब्द सुनने में जेंडर स्पेसिफिक नहीं लगते, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इज किंग। तो एलिमिनेशन लॉजिक क्लियर है और ए और बी कंटेक्सचुअली गलत है। सी और डी में से हिस्टोरिकल एविडेंस मेंस क्लोथिंग की तरफ पॉइंट करता है। अब मेमोरी हैक का टाइम, इसे लॉक कैसे करें? इसके लिए एक्रोनिम सोचो, BPD, और इमेजिन करो एक सेंट सिंपल तरीके से कह रहा है बॉडी पे डालो, सिंपल कपड़े जो बॉडी पे डालने हैं। ये शब्दों को सिंपल मेंस क्लोथिंग से कनेक्ट कर देता है। ये तो बढ़िया है, सिंपल और इफेक्टिव। तो मिनी रिकैप ये है, भुनी, पछारा और दुपट्टी असम के वैष्णवा रिफॉर्मर्स के सिंपल सिंबॉलिक मेंस क्लोथ्स थे, ना कि वेसल्स, इंस्ट्रूमेंट्स या विमेन्स वेयर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन 105 कैप 2023 से। ये कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू जैनिज्म। 1. Vardhamana Mahavira attained Kaivalya Jnana outside the town of Drimbhik Gram on the banks of river Rijupalika and in the field of a householder named Samaga.
2. The state when the karma particles actually begin to flow towards the jiva to bind it is known as asrava. सवाल है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और ब्रॉड माइक्रो थीम है जैनिज्म कोर कॉन्सेप्ट्स एंड महावीराज लाइफ। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये 50% फैक्चुअल रिकॉल और 50% कंसेप्चुअल क्लैरिटी का टेस्ट है। पहले असरावा के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इमेजिन करो तुम्हारा सोल यानी जीवा एक साफ सुथरी प्रिस्टीन बोट है और दुनिया एक समंदर है जिसमें चिपचिपी मिट्टी के पार्टिकल्स हैं जो कर्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। असरवा वो मोमेंट है जब तुम अपने थॉट्स या एक्शन से अपनी बोट में एक छेद कर देते हो। उस गंदे पानी का अंदर आना ही असरवा है। ये सोल को कंटामिनेट करने का प्रोसेस शुरू करता है। वाह, ये एनालॉजी तो कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर बना देती है। ओके, चलो अब करते हैं स्टेटमेंट सर्जरी। स्टेटमेंट 1 में महावीरा के एनलाइटनमेंट से जुड़ी बहुत सारी डिटेल्स हैं। लोकेशन जिम्भिक्रामा रिवर, रिजुपालिका, एक हाउस होल्डर्स सामागा के खेत में, एक साल ट्री के नीचे। क्या इतनी डिटेल सही है? हाँ, 100% सही है। ये जैन कैनोनिकल टेक्स्ट से लिया गया एक डायरेक्ट फैक्ट है। ये एक मेमोरी बेस्ड पॉइंट है और इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है। तो यहाँ पेरिफेरल नॉलेज क्या हो सकती है? हाँ, एग्जाम्स को फाउंडर से जुड़ी लोकेशंस बहुत पसंद हैं। महावीर के लिए ये याद रखो, बर्थ कुंदग्रामा वैशाली के पास, एनलाइटनमेंट कैवल्या जुर्म्बिग्रामा, फर्स्ट सर्मन पावा, निर्वाणा डेथ पावापुरी। ये 4 फ्यूचर में एक हाई प्रोबेबिलिटी मैचिंग क्वेश्चन बन सकते हैं। एक्सीलेंट। अब स्टेटमेंट 2, ये असरवा को डिफाइन कर रहा है एज द इनफ्लो ऑफ कर्मा पार्टिकल्स टुवर्ड्स द जीवा। आपकी बोट एनालॉजी के हिसाब से ये तो परफेक्ट डेफिनेशन लग रही है। ये बिल्कुल प्रिसाइज डेफिनेशन है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। यहाँ पर पेरिफेरल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। असरवा सिर्फ पहला स्टेप है। पूरे प्रोसेस को समझने के लिए सीक्वेंस पता होना चाहिए। इसे एक चेन रिएक्शन की तरह सोचो। 1 असरवा, कर्मा का इनफ्लो यानी लीक शुरू हुआ। 2 बंधा, कर्मा का सोल से चिपक जाना यानी मिट्टी बोट से चिपक गई। 3 संवरा, नए इनफ्लो को रोकना यानी लीक को बंद करना। 4 निर्जरा, पहले से जमा कर्मा को हटाना यानी पानी बाहर निकालना। 5 मोक्ष, कंप्लीट लिबरेशन यानी बोट फिर से प्रिस्टीन हो गई। ये सीक्वेंस याद रखो, ABSNM, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है। राइट, तो लॉजिक सिंपल है। स्टेटमेंट 1 एक करेक्ट फैक्ट है और स्टेटमेंट 2 एक करेक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब दोनों ही करेक्ट हैं। तो आंसर है सी, बोथ 1 और 2। इसके लिए कोई अच्छा मेमोरी हैक? आसरवा के लिए सोचो, आ रहा, क्या आ रहा है? कर्मा, सिंपल। और महावीर की एनलाइटनमेंट लोकेशन के लिए एक फ्रेज ट्राई कर सकते हो। रिजू ने पल पल जीना के संग तपस्या की। रिजू से रिवर रिजुपालिका और जीना के संग से जिम्भिक्रामा। परफेक्ट। मिनी रिकैप, महावीर के एनलाइटनमेंट की लोकेशन वाली डिटेल बिल्कुल सही है और आसरावा का मतलब कर्मा का सोल की तरफ आना है। दोनों करेक्ट है। चलो अगले सवाल पर। ओके, क्वेश्चन 106 CAPF 2021 से। Who among the following Bhakti saints did not belong to the Nirguna school of Bhakti? Options हैं A. कबीर, B. नानक, C. दादू, D. चैतन्य। और ब्रॉड माइक्रो थीम है भक्ति मूवमेंट निर्गुणा वर्सेस सगुणा। अ क्लासिक, निर्गुणा वर्सेस सगुणा। ये भक्ति मूवमेंट को समझने के लिए फंडामेंटल है। तो चलो इसे जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं। निर्गुणा का मतलब है विदाउट एट्रीब्यूट्स, एक फॉर्मलेस यूनिवर्सल गॉड की पूजा, एक एब्स्ट्रैक्ट हर जगह मौजूद एनर्जी की तरह। सगुणा का मतलब है विद एट्रीब्यूट्स, गॉड को एक स्पेसिफिक फॉर्म में पूजना, जैसे कृष्णा, राम या शिवा, उनकी मूर्ति, कहानियां और इमोशंस के साथ। ग्रेट डिस्टिंक्शन। चलो एक सिंपल एनालॉजी यूज करते हैं। एक निर्गुणा फॉलोअर शायद कहेगा गॉड इलेक्ट्रिसिटी जैसा है, हर जगह है, पावरफुल है, पर तुम उसे देख नहीं सकते। और एक सगुणा फॉलोअर कहेगा गॉड मेरे कमरे के एक स्पेसिफिक लैम्प जैसा है, उसका एक फॉर्म है, मैं उसे देख सकता हूं और वो मुझे रोशनी देता है। में एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है नॉट। ये पूछ रहा है कि कौन निर्गुणा स्कूल से नहीं थे, मतलब हमें ऑड वन आउट यानी सगुणा सेंट को ढूंढना है। ये एलिमिनेशन का प्रोसेस है। चलो करते हैं। ऑप्शन ए कबीर। कबीर तो निर्गुणा भक्ति के अल्टीमेट आइकॉन है। उनकी पोएट्री हमेशा आइडल वर्शिप और रिचुअल्स को अटैक करती है और एक फॉर्मलेस रियलिटी निर्गुण पर जोर देती है, तो वो निर्गुणा है। हमारा आंसर नहीं हो सकते। ऑप्शन बी गुरु नानक, उन्होंने एक ओंकार का प्रिंसिपल दिया, एक फॉर्मलेस गॉड। आइडल वर्शिप का रिजेक्शन उनकी टीचिंग्स का सेंट्रल पार्ट है, तो वो भी निर्गुणा स्कूल से है। ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन सी ददू दयाल, वो भी कबीर और नानक की तरह एक प्रोमिनेंट निर्गुणा सेंट थे। उन्होंने भी एक फॉर्मलेस नॉन सेक्टेरियन गॉड की बात की, तो ये भी गए। तो यहाँ पेरिफेरल नॉलेज के लिए हाँ, दूसरे फेमस निर्गुणा सेंट्स में रैदास और मलूक दास का नाम भी आता है। ये सेंट्स अक्सर लोअर कास्ट बैकग्राउंड से आते थे और सोशल हायरार्कीज को चैलेंज करते थे। इससे हमें मिलता है ऑप्शन डी चैतन्य महाप्रभु। एलिमिनेशन से यही हमारा आंसर होना चाहिए, पर वो सगुणा क्यों है? क्योंकि चैतन्य लॉर्ड कृष्णा के एक पैशनेट डिवोटी थे। वो सिर्फ कृष्णा में बिलीव नहीं करते थे, वो डिवोशन को एक्सटैटिक सिंगिंग और डांसिंग यानी संकीर्तना के थ्रू एक्सपीरियंस करते थे।
उनके लिए कृष्णा ही गॉड का सुप्रीम पर्सनल फॉर्म थे। ये सगुणा भक्ति की डेफिनेशन है। अच्छा, यहाँ कोई पेरिफेरल नॉलेज? हाँ, चैतन्य महाप्रभु गौड़िया वैष्णविज्म ट्रेडिशन के की फिगर हैं। दूसरे फेमस सगुणा सेंट्स हैं मीराबाई, सूरदास, दोनों कृष्णा डिवोटीज, और तुलसीदास, राम डिवोटी। फैंटास्टिक। चलो एक मेमोरी हैक बनाते हैं। चैतन्य नाम कॉन्शियसनेस जैसा साउंड करता है। उन्होंने लोगों में कृष्ण कॉन्शियसनेस जगाई, बहुत ही विजिबल, इमोशनल और फॉर्म बेस्ड डिवोशन, सिंगिंग, डांसिंग के साथ। जहां कृष्ण जैसा स्पेसिफिक फॉर्म है, वहां हमेशा सगुना है। बिल्कुल। इन शॉर्ट, कबीर, नानक और दादू इस लिस्ट में निर्गुणा ट्रियो हैं जो फॉर्मलेस गॉड की पूजा करते थे। चैतन्य एक सगुणा सेंट हैं, कृष्णा के डिवोटी। तो चैतन्य ही करेक्ट आंसर है। ग्रेट क्लैरिटी। चलो अगला सवाल देखते हैं। ओके, अगला सवाल ये भी CAPF 2021 से। माध्यमिका कारिका, द बेसिक टेक्स्ट ऑफ माध्यमिका स्कूल वॉज कंपोज्ड बाय। ऑप्शंस है A नागार्जुना, B असंगा, C वसुबंधु, D धर्मकीर्ति। और ब्रॉड माइक्रो थीम है बुद्धिस्ट फिलॉसफी, महायाना स्कूल्स। ये सवाल हमें बुद्धिस्ट फिलॉसफी के काफी अंदर ले जाता है। मध्यमिका स्कूल महायाना बुद्धिज्म का एक मेजर पिलर है। इसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट है शून्यता, जिसे अक्सर एम्प्टीनेस ट्रांसलेट किया जाता है। ये एक बहुत प्रोफाउंड आइडिया है कि किसी भी चीज का अपना इंडिपेंडेंट परमानेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि ये कि वो सब इंटरकनेक्टेड है और उनका कोई सॉलिड सेपरेट सेल्फ नहीं है। एग्जैक्टली ये सब कुछ रियल और परमानेंट है और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता कि बीच का मिडल वे है। अब सवाल पूछ रहा है कि इस स्कूल का फाउंडेशनल टेक्स्ट माध्यमिका कारिका किसने लिखा, और आंसर है ए नागार्जुना। वो 2nd सेंचुरी CE के एक ब्रिलियंट फिलोसोफर थे और इस स्कूल के फाउंडर माने जाते हैं। तो नागार्जुना हमारा आंसर है, लेकिन सेफ रहने के लिए चलो एलिमिनेशन यूज करते हैं। लिस्ट में बाकी लोग कौन है? ये सभी फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं। बिल्कुल, और यहीं पर मुश्किल हो जाती है अगर आपको स्कूल्स नहीं पता। चलो रॉन्ग ऑप्शंस में डीप डाइव करते हैं पेरिफेरल नॉलेज के लिए। ऑप्शन बी असंगा और सी वासुबंधु। ये दोनों भाई थे जिन्होंने एक और मेजर महायाना स्कूल, योगाचारा स्कूल की नींव रखी। उनका मेन आइडिया था विजनानावादा या कॉन्शियसनेस ओनली। उनका आर्ग्यूमेंट था कि रियलिटी अल्टीमेटली सिर्फ कॉन्शियसनेस या माइंड है। तो असंगा और वासुबंधु इक्वल्स टू योगाचारा, मध्यमिका नहीं। और धर्माकीर्ति? ऑप्शन डी धर्माकीर्ति। वो एक बात के फिलोसोफर 7th सेंचुरी थे जो बुद्धिस्ट लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी प्रमाणा के मास्टर थे। उन्होंने एक और महान लॉजिशियन डिग्नागा के काम को आगे बढ़ाया। वो योगाचारा स्कूल से एसोसिएटेड हैं, पर लॉजिक पर अपने काम के लिए सबसे फेमस हैं। ये तो एक सुपर यूजफुल ब्रेकडाउन है। तो हमारे पास एक क्लियर मैपिंग है। नागार्जुना मध्यमिका, एम्प्टीनेस; असंगा वसुबंधु, योगाचारा, कॉन्शियसनेस ओनली; धर्माकीर्ति, लॉजिक। कोई मेमोरी हैक? मध्यमिका के लिए सोचो, मिडल वे। इस मिडल पाथ पर कौन चला? नागार्जुना। उनके नाम में जो अर्जुना है वो आपको एक ग्रेट हीरो की याद दिलाता है जो एक मुश्किल पाथ पर चल रहा है। तो नागार्जुना मध्यमिका के मिडल वे पर चलते हैं। बढ़िया। मिनी रिकैप। मध्यमिका कारिका, जो मध्यमिका स्कूल ऑफ एम्प्टीनेस का फाउंडेशनल टेक्स्ट है, नागार्जुना ने लिखा था। बाकी ऑप्शंस बुद्धिस्ट थॉट के अलग अलग स्कूल से बिलोंग करते हैं। चलो अब CAPF 2020 पर चलते हैं। भक्ति मूवमेंट पर एक और सवाल, इस बार साउथ इंडिया से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया इज नॉट करेक्ट? ऑप्शंस है A. The Nalayara Divya Prabandham was also known as the Tamil Veda. B. Andal was an Alvar. C. Karaikal Ammayyar was a devotee of Vishnu. D. Metal images of the saints Appar and Sundarar were made and then consecrated in a Shiva temple. Broad micro theme. Bhakti movement, South India, Alvars and Nayanars. ओके, सबसे पहले नोटिस करने वाली चीज है बड़ा सा नॉट करेक्ट। हम गलत स्टेटमेंट ढूंढ रहे हैं। इस सवाल की चाबी साउथ इंडियन भक्ति सेंट्स के दो मेन ग्रुप्स के बीच का डिफरेंस जानने में है। आलवार्स जो विष्णु के डिवोटीज थे और नायनार्स जो शिवा के डिवोटीज थे। राइट, आलवार विष्णु, नायनार शिवा। इसे ध्यान में रखते हुए चलो स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। स्टेटमेंट ए, द नलाइरा दिव्या प्रबंधम वॉज ऑल्सो नोन एज द तमिल वेदा। ये बिल्कुल करेक्ट है। नैलाइरा दिव्या प्रबंधम 12 आलवर्स द्वारा लिखे गए 4000 हाइम्स का कलेक्शन है। इसे तमिल वैष्णविज्म में इतना पवित्र माना जाता है कि इसे संस्कृत वेदास के बराबर का स्टेटस दिया गया है। तो ए सही है। स्टेटमेंट बी, आंडाल वॉज एन अलवार। ये भी करेक्ट है। आंडाल इकलौती फीमेल आलवार सेंट थी और साउथ इंडिया की सबसे रिवेड फिगर्स में से एक हैं। विष्णु के लिए उनकी डिवोशन लेजेंडरी है। तो बी भी सही है। ओके, एक मिनट के लिए स्टेटमेंट डी पर आते हैं। मेटल इमेजेस ऑफ द सेंट्स अपर एंड सुंदरर वर मेड एंड देन कॉन्सिक्रेटेड इन अ शिवा टेम्पल। अपर और सुंदरर कौन थे? अपर और सुंदरर सबसे प्रोमिनेंट नायनार सेंट्स में से दो थे। क्योंकि वो शिवा के डिवोटीज थे, ये बिल्कुल आम बात है कि उनकी इमेजेस को उन्हें सम्मान देने के लिए शिवा टेम्पल्स में रखा जाएगा। ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी। तो डी भी सही है। तो यहाँ पेरिफेरल नॉलेज क्या हो सकती है? हाँ, 4 सबसे इंपॉर्टेंट नायनार्स को अक्सर समयाचार्य कहा जाता है। वो है अपर, सुंदरर, संबंदर और माणिक्य वाचकार। इन चारों का नाम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ए, बी और डी सही है तो सी ही वो गलत स्टेटमेंट होना चाहिए जिसे हम ढूंढ रहे हैं।
चलो चेक करते हैं। स्टेटमेंट सी कहता है कराईकल अम्मयार वॉज अ डिवोटी ऑफ विष्णु। और यहीं पर गलती है। कराईकल अम्मयार 3 विमेन नायनार सेंट्स में से एक थी। एक नायनार होने के नाते वो शिवा की एक अनन्य भक्त थी, विष्णु की नहीं। स्टेटमेंट ने उन्हें गलती से अलवार्स के साथ मिक्स कर दिया है। तो सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और हमारा आंसर भी। ये उनके लिए एक परफेक्ट ट्रैप है जो इन दो ग्रुप्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। इन्हें अच्छे से याद रखने के लिए कोई मेमोरी हैक? एक विजुअल हैक यूज कर सकते हैं। अलवार में एक वी है विष्णु के लिए, और नायनार के लिए शिवा के तीसरे नेत्र यानी नयन के बारे में सोचो तो नायनार इक्वल टू शिवा। या फिर एक और ऑप्शन है, नायनार में एक एन है जो अगर आप थोड़ा क्रिएटिव हो तो शिवा के त्रिशूल का हिस्सा लग सकता है। वी फॉर विष्णु वाला तो लाइफ सेवर है। मिनी रिकैप, इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी है क्योंकि कराईकल अम्मयार एक शिवा डिवोटी नयनार थी, विष्णु डिवोटी नहीं। बाकी सारे स्टेटमेंट्स साउथ इंडियन भक्ति के बारे में करेक्ट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट ये भी CAPF 2020 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिंगायत्स। 1. They bury their dead. 2. There are great believers in the caste system, especially in the theory of purity and pollution. 3. They are against child marriage and favor widow remarriage. सवाल पूछ रहा है इनमें से कौन से करेक्ट है। ब्रॉड माइक्रो थीम है वीरशैविज्म, लिंगायत मूवमेंट। लिंगायत मूवमेंट जो 12th सेंचुरी कर्नाटका में बसवन्ना के लीडरशिप में उभरा, एक रेवोल्यूशनरी सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। यहाँ कीवर्ड है रिफॉर्म। उन्होंने उस समय के कई मौजूदा नॉर्म्स को चैलेंज किया। तो हमें इन स्टेटमेंट्स को एक रेडिकल रिफॉर्म मूवमेंट के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करना चाहिए। चलो स्टेटमेंट 1 से शुरू करते हैं। दे बैरी देयर डेड। ये करेक्ट है। ऑर्थोडॉक्स हिंदू प्रैक्टिस ऑफ क्रिमेशन से हटकर लिंगायत्स बरियल प्रैक्टिस करते हैं। उनका मानना है कि डेथ पर डिवोटी शिवा के साथ एक हो जाता है, इसलिए बॉडी को एक मेडिटेटिव पोस्चर में दफनाना चाहिए। ये एक रेडिकल एक्ट था। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 जो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, दे आर ग्रेट बिलीवर्स इन द कास्ट सिस्टम। ये तो रिफॉर्म के आइडिया के कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है। ये सिर्फ कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है जिसके लिए वो खड़े थे। स्टेटमेंट 2 बिल्कुल इनकरेक्ट है। लिंगायत मूवमेंट फंडामेंटली एक एंटी कास्ट मूवमेंट था। बासवन्ना ने कास्ट हायरार्की और ब्राह्मणिकल नोशंस ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन को जोर शोर से रिजेक्ट किया। उनकी फिलॉसफी सोशल इक्वालिटी पर आधारित थी। तो यहाँ एलिमिनेशन लॉजिक यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। जिस मोमेंट आपको पता चल जाता है कि स्टेटमेंट 2 गलत है, आप ऑप्शंस देख सकते हो। जिस भी ऑप्शन में 2 है वो इनकरेक्ट होना चाहिए। इससे तुरंत A, B और D एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड ऑप्शन फॉर्मेट्स माने तो सिर्फ C बचता है। ये एक पावरफुल शॉर्टकट है। वाओ, ये तो एक ग्रेट एग्जाम ट्रिक है। लेकिन चलो स्टेटमेंट 3 को भी वेरीफाई कर लेते हैं। दे आर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड फेवर विडो रीमैरिज। ये भी करेक्ट है। वो सोशल प्रोग्रेसिव्स थे। उन्होंने पेट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज किया, चाइल्ड मैरिज की जगह पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज को इनकरेज किया और विडो रीमैरिज के स्ट्रॉन्ग एडवोकेट्स थे। ये 12th सेंचुरी के लिए एक एक्सट्रीमली फॉरवर्ड थिंकिंग स्टैंस था। तो स्टेटमेंट्स 1 और 3 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट। सही ऑप्शन है C, 1 एंड 3। चलो एक मेमोरी हैक बनाते हैं। लिंगायत्स को सोसाइटी के लिंकर्स के रूप में सोचो। उन्होंने कास्ट को रिजेक्ट करके सबको लिंक करने की कोशिश की और उन्होंने विडोज को रीमैरिज के थ्रू सोसाइटी से रीलिंक किया। ब्रिलियंट। मिनी रीकैप, लिंगायत्स अपने डेड को बरी करते हैं और विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते हैं, Correct. रिफॉर्मिस्ट आइडियाज, लेकिन वो कास्ट सिस्टम को स्ट्रांगली रिजेक्ट करते हैं, जिससे स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो जाता है। तो सिर्फ 1 और 3 करेक्ट है। हाँ। और एक और CAPF 2020 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सुलह-ए-कुल। 1. It means absolute peace. 2. It provided for freedom of expression to all religions and schools of thought. 3. The ideal of सुलह-ए-कुल was implemented through state policies. सवाल है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? ब्रॉड माइक्रो थीम, मुगल पॉलिसी, अकबर्स रिलीजियस आइडियाज। सुलह-ए-कुल एक पर्शियन टर्म है जो एम्परर अकबर की एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस पॉलिसी का कॉर्नरस्टोन है। ये इंडिया जैसे विशाल डाइवर्स एम्पायर को गवर्न करने का उनका फॉर्मूला था। चलो स्टेटमेंट्स को ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेटमेंट 1, इट मीन्स एब्सोल्यूट पीस। ये इसका लिटरल ट्रांसलेशन है और कोर आइडिया भी। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसका उद्देश्य एक हार्मोनियस सोसाइटी बनाना था जहां अलग-अलग रिलीजियस कम्युनिटीज शांति से एक साथ रह सकें। स्टेटमेंट 2, इट प्रोवाइडेड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू ऑल रिलीजन्स एंड स्कूल्स ऑफ थॉट। ये भी करेक्ट है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन के साथ। उन्हें स्टेट की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं करना था या आपस में लड़ना नहीं था। अकबर का फेमस इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वो अलग अलग धर्मों के स्कॉलर्स, हिंदूज, जैन्स, क्रिश्चियंस, ज़ोरोएस्ट्रियंस को डिबेट और डिस्कस करने के लिए बुलाते थे। ये था सुलह-ए-कुल इन एक्शन। तो ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं थी, वो इसे एक्चुअली प्रैक्टिस करते थे। ये हमें स्टेटमेंट 3 पर लाता है। द आइडियल ऑफ सुलह-ए-कुल वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट पॉलिसीज। बिल्कुल करेक्ट। ये एक क्रूशल पॉइंट है। ये सिर्फ अकबर का पर्सनल बिलीफ नहीं था, उन्होंने इसे स्टेट पॉलिसी में ट्रांसलेट किया। उन्होंने जिजिया जैसे डिस्क्रिमिनेटरी टैक्सेस को अबॉलिश किया, लोगों को उनके धर्म के बजाय मेरिट पर हाई पोस्ट पर अपॉइंट किया, जैसे तोदरमल और मान सिंह, और अपने ऑफिशियल्स को जस्ट और टॉलरेंट रहने का निर्देश दिया।
इसमें कोई पेरिफेरल नॉलेज? हाँ, ये पॉलिसी ऑफ सुलह कुल उनके सक्सेसर्स जहांगीर और शाहजहां ने भी काफी हद तक कंटिन्यू की, लेकिन औरंगजेब ने इसे काफी हद तक रिवर्स कर दिया। ये कंट्रास्ट क्वेश्चंस के लिए एक फेवरेट टॉपिक है। क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर डी 1, 2 और 3 होना चाहिए। इसे कैसे याद रखें? टर्म खुद एक मेमोरी हैक है। सुलह हिंदी में सुलह जैसा है, जिसका मतलब रेकंसिलिएशन या पीस होता है, और कुल का मतलब है ऑल। तो सुलह कुल का सीधा मतलब है पीस विद ऑल। सिंपल और डायरेक्ट। मिनी रिकैप। सुलह-ए-कुल अकबर की एब्सोल्यूट पीस की पॉलिसी थी। इसने सभी धर्मों को कंडीशनल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया और इसे स्टेट पॉलिसी के थ्रू एक्टिवली इंप्लीमेंट किया गया। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। चलो अब CAPF 2018 पर चलते हैं। Which of the following statements about bodhisattvas are correct? 1. They were perceived as deeply compassionate beings who accumulated merit through their efforts. 2. They made attempt to attain nibbana. ब्रॉड माइक्रो थीम, बुद्धिज्म, महायाना कॉन्सेप्ट्स। ये सवाल बोधिसत्वा के कॉन्सेप्ट पर है, जो महायाना बुद्धिज्म का सेंट्रल आइडियल है। अब ये थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो चलो पहले कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करते हैं। एक बोधिसत्वा वो बीइंग है जो एनलाइटमेंट तक पहुंच चुका है, लेकिन अपने फाइनल निर्वाणा को डिले करने का चुनाव करता है। बहुत ज्यादा कंपैशन, करुणा के कारण, ताकि वो बाकी सभी बीइंग्स को एनलाइटमेंट अचीव करने में मदद कर सके। वाओ, तो ये एक अनोखा सेल्फलेस आइडियल है। वो स्पिरिचुअल सुपर हीरोज जैसे हैं, जो सबकी मदद करने के लिए पीछे रुक जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए चलो स्टेटमेंट 1 देखते हैं। They were perceived as deeply compassionate beings who accumulated merit through their efforts. ये बोधिसत्वा की डेफिनेशन ही है। उनकी ड्राइविंग फोर्स कंपैशन है और वो अच्छे काम करके मेरिट एक्यूमुलेट करते हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी बीइंग्स के साथ शेयर करने के लिए, ताकि उनके पाथ पर उनकी मदद हो सके। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2, They made attempt to attain nibbana. ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है उस बात से जो आपने अभी कही कि वो अपना निर्वाणा डिले करते हैं। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। ये क्लासिक न्यूआंस ट्रैप है। इसे ऐसे सोचो, क्या निर्वाणा उनका अल्टीमेट गोल है? हाँ, लेकिन क्या उनका इमीडिएट एक्शन खुद के लिए उसे अटेन करके गायब हो जाना है? नहीं, उनका इमीडिएट एक्शन दूसरों की मदद करना है। लेकिन उनकी पूरी जर्नी, उनके सारे एफर्ट्स अभी भी निर्वाणा के पाथ पर ही हैं, बस एक ऐसे निर्वाणा के लिए जो सभी बीइंग्स के लिए हो। वो पाथ को छोड़ते नहीं हैं, वो बस गोल को एक्सपैंड कर देते हैं, सबको इंक्लूड करने के लिए। तो ग्रैंड स्कीम में वो निर्वाणा अटेन करने का अटेम्प्ट कर ही रहे हैं। कई एग्जाम कीज इस स्टेटमेंट को करेक्ट मानती हैं, क्योंकि उनके एक्शंस उसी अल्टीमेट गोल की तरफ ओरिएंटेड हैं। ओके, ये एक सटल लेकिन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। ये एक सेल्फिश अटेम्प्ट नहीं है, बल्कि एक कलेक्टिव वन है। तो दोनों स्टेटमेंट्स को करेक्ट माना जा सकता है। आंसर सी, बोथ 1 और 2 होगा। इस न्यूआंस को समझना इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, यहाँ पेरिफेरल नॉलेज के लिए। हाँ, ये बोधिसत्व का आइडियल महायाना और थेरावादा बुद्धिज्म के बीच एक की डिफरेंस है। थेरावादा में आइडियल अरहत है, जो अपनी खुद की लिबरेशन पर फोकस करता है। और कुछ फेमस बोधिसत्वस के नाम याद रखो: अवलोकितेश्वरा कंपैशन, मंजूश्री विजडम और मैत्रेय द फ्यूचर बुद्धा। इसका मेमोरी हैक क्या होगा? बोधि मतलब एनलाइटनमेंट, सत्वा मतलब बीइंग। तो एक ऐसा बीइंग जिसका पर्पस एनलाइटनमेंट है, लेकिन जिसके पास इतनी कंपैशन, सत्वा का मतलब गुडनेस भी होता है कि वो सबके आने का इंतजार करे। मिनी रिकैप, बोधिसत्वस डीप कंपैशन से ड्रिवन होते हैं। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, और जबकि वो अपने फाइनल एंट्री इनटू निर्वाणा को पोस्टपोन करते हैं, उनकी पूरी जिंदगी सभी बीइंग्स को उसी की तरफ ले जाने का एक अटेम्प्ट है। इसलिए स्टेटमेंट 2 इस कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट माना जाता है। एक और कैप 2018 से, ये एक डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बुद्धा's फॉस्टर मदर? ए माया, बी गजलक्ष्मी, सी महाप्रजापति गौतमी, डी पूर्णा। ब्रॉड माइक्रो थीम, लाइफ ऑफ द बुद्धा। ये एक सीधा बायोग्राफिकल चेक है, या तो आपको पता है या नहीं। चलो फैक्ट्स को देखते हैं। बुद्धा की बर्थ मदर क्वीन माया थी, लेकिन उनके जन्म के सिर्फ 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन ए माया उनकी बायोलॉजिकल मदर है, फॉस्टर मदर नहीं। बाकी ऑप्शंस का क्या? क्वीन माया की मृत्यु के बाद उनकी बहन महाप्रजापति गौतमी, जो बुद्ध के पिता किंग शुद्धोदाना से भी विवाहित थी, ने आगे बढ़कर युवा प्रिंस सिद्धार्था को पाला। इसलिए ऑप्शन सी महाप्रजापति गौतमी उनकी फॉस्टर मदर थी। यही करेक्ट आंसर है। चलो जल्दी से बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। गजालक्ष्मी और पूर्णा कौन है? ऑप्शन बी गजालक्ष्मी हिंदू गॉडेस लक्ष्मी का एक रूप है, जिनको हाथियों के साथ दिखाया जाता है। उनका बुद्धा की लाइफ से कोई डायरेक्ट बायोग्राफिकल कनेक्शन नहीं है। ऑप्शन डी पूर्णा बुद्धा के 10 प्रमुख शिष्यों में से एक थे, एक मेल मॉन्क जो अपनी प्रीचिंग स्किल्स के लिए जाने जाते थे। तो बी और डी बिल्कुल अनरिलेटेड है। समझ गई। तो ये एक क्लियर चॉइस है। पेरिफेरल नॉलेज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, महाप्रजापति गौतमी एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण से एक बड़ी फिगर हैं। वो पहली महिला थी जिन्होंने बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर संघा में ऑर्डिनेशन की रिक्वेस्ट की, और उन्हें वो मिली भी। उन्होंने नन्स के ऑर्डर यानी भिखुनी संघा की स्थापना की। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उनका नाम कैसे याद रखें? कोई मेमोरी हैक? नाम गौतमी बुद्धा के क्लैन नेम गौतमा से काफी सिमिलर है, तो आप याद रख सकते हो कि गौतमी ने गौतमा को पाला। सिंपल और इफेक्टिव मिनी रिकैप।
बुद्धा की बायोलॉजिकल मदर माया थी, उनकी मौसी और फॉस्टर मदर जिन्होंने उन्हें पाला और बाद में पहली बुद्धिस्ट नन बनी महाप्रजापति गौतमी थी। ठीक है, चलो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की तरफ चलते हैं इस कैफ 2016 के सवाल से। Which of the following statements about the ideology of utilitarianism in the context of British India is correct? 1. Utilitarianism believed that the rule of law was necessary for societal betterment. 2. James Mill expounded the principles of utilitarianism in his famous book Utilitarianism and the Raj. 3. Utilitarians differed from the liberals in significant ways. Broad micro theme: Modern Indian history, ideologies. यूटिलिटेरियनिज्म एक बहुत इन्फ्लुएंशियल ब्रिटिश फिलॉसफी थी, खासकर 19th सेंचुरी में। इसका कोर प्रिंसिपल, जिसे जेरेमी बेंथम ने चैंपियन किया था द ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। उनका मानना था कि एक्शंस और लॉज को उनकी यूटिलिटी या हैप्पीनेस प्रोड्यूस करने की एबिलिटी के आधार पर जज किया जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही रिजल्ट्स ओरिएंटेड फिलॉसफी है। चलो इसको ध्यान में रखकर स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1, यूटिलिटेरियनिज्म बिलीव्स दैट द रूल ऑफ लॉ वाज नेसेसरी फॉर सोसाइटल बेटरमेंट। ये बिल्कुल करेक्ट है। यूटिलिटेरियंस लॉजिक, एफिशिएंसी और ऑर्डर के प्रति ऑब्सेस्ड थे। उनका मानना था कि क्लियर कोडिफाइड लॉज एक सोसाइटी, जिसे वो इंडिया जैसा बैकवर्ड मानते थे, को रिफॉर्म करने और हैप्पीनेस को मैक्सिमाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो वो रूल ऑफ लॉ के बहुत बड़े प्रोपोनेंट्स थे। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ओके, अब स्टेटमेंट 2, James Mill expounded the principles of utilitarianism in his famous book Utilitarianism and the Raj. ये वाला बुक टाइटल के साथ एक ट्रैप लग रहा है। ये क्लासिक ट्रैप है। जेम्स मिल एक फेमस यूटिलिटेरियन थे और उन्होंने एक बहुत इन्फ्लुएंशियल बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म नाम की बुक उनके बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखी थी, और यूटिलिटेरियनिज्म एंड द राज नाम की कोई ऐसी फेमस वर्क जेम्स मिल की नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 फैक्चुअली इनकरेक्ट है। बहुत चालाक। अब स्टेटमेंट 3, यूटिलिटेरियंस डिफर्ड फ्रॉम द लिबरल्स इन सिग्निफिकेंट वेज। ये थोड़ा न्यूआंस्ड है। क्या यूटिलिटेरियंस एक तरह के लिबरल नहीं थे? तो लेकिन वो लिबरल का एक बहुत स्पेसिफिक और अक्सर अथॉरिटेरियन ब्रांड थे, जबकि मेन स्ट्रीम लिबरल्स इंडिविजुअल लिबर्टी और राइट्स पर जोर देते थे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यूटिलिटेरियंस अक्सर पैटर्नलिस्टिक थे। उनका मानना था कि वो जानते हैं कि इंडियंस के लिए क्या बेस्ट है, और वो टॉप डाउन रिफॉर्म्स और लॉज इंपोज करने के लिए तैयार थे, इंडियन ओपिनियन की परवाह किए बिना। इस अथॉरिटेरियन स्ट्रीक ने उन्हें दूसरे लिबरल से अलग बनाया। तो हाँ, वो सिग्निफिकेंट वेज में डिफर करते थे। स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। तो लॉजिक है स्टेटमेंट 1 करेक्ट, स्टेटमेंट 2 गलत और स्टेटमेंट 3 करेक्ट। इसका मतलब आंसर डी 1 और 3 होना चाहिए। बिल्कुल। मिनी रिकैप, यूटिलिटेरियनिज्म ने रूल ऑफ लॉ को सपोर्ट किया, करेक्ट, और उसमें एक अथॉरिटेरियन स्ट्रीक थी जिसने उसे दूसरे लिबरल थॉट से अलग बनाया, करेक्ट। जेम्स मिल के लिए मेंशन किया गया बुक टाइटल गलत है, इनकरेक्ट। अब CAPF 2014, which one among the following is not true for the Brahmo Samaj? A. It considered Vedic scriptures as infallible. B. It opposed idolatry. C. It emphasized the worship of one god. D. It emphasized the worship of God without the mediation of priests. ब्रह्मो समाज, जिसे राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में फाउंड किया, इंडियन रेनेसांस का एक पायोनियर था। इसका उद्देश्य हिंदू सोसाइटी को सोशल इवल्स और इरैशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस के खिलाफ लड़कर रिफॉर्म करना था। सवाल पूछ रहा है कि इसके बारे में क्या नॉट ट्रू है। Is the worship of one god. ये भी सच है, वो मोनोथियस्ट्स हैं। ऑप्शन डी, इट emphasized the worship of God without the mediation of priests. ये भी सच है, वो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स और प्रीस्टली क्लास की पावर के खिलाफ थे। तो बाय एलिमिनेशन ए ही हमारा आंसर होना चाहिए। चलो इसे वेरीफाई करते हैं। ऑप्शन ए कहता है इट कंसिडर्ड वैदिक स्क्रिप्चर्स एज इनफैलिबल। यही वो चीज है जो नॉट ट्रू है। जबकि राजा राम मोहन राय ने वेदास और उपनिषद्स को गहराई से पढ़ा और उन्हें अपने आर्ग्यूमेंट्स, जैसे सती के खिलाफ, के लिए यूज किया। वो उन्हें इनफैलिबल या गॉड का फाइनल वर्ड नहीं मानते थे। उनका मानना था कि स्क्रिप्चर्स को इंटरप्रेट करने के लिए रीजन का इस्तेमाल करना अल्टीमेट गाइड है। यहाँ कोई पेरिफेरल नॉलेज? हाँ, रीजन पर यह विश्वास स्क्रिप्चरल इनफैलिबिलिटी के ऊपर एक की फीचर था, जिसने ब्रह्मो समाज को दूसरे रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे आर्य समाज से अलग किया। आर्य समाज ने बैक टू द वेदास का नारा दिया था और वेदास को इनफैलिबल माना था। ये कंपैरिजन एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। ये तो एक ग्रेट पॉइंट ऑफ कंपैरिजन है। कोई मेमोरी हैक? ब्रह्मो समाज को सोशल रिफॉर्म का ब्रेन सोचो। उन्होंने लॉजिक और रीजन का इस्तेमाल किया, ना कि स्क्रिप्चर्स में अंधा विश्वास। तो इनफैलिबल स्क्रिप्चर्स का आइडिया उनके ब्रेनी रैशनल अप्रोच से फिट नहीं बैठता। परफेक्ट। मिनी रिकैप, ब्रह्मो समाज मोनोथियस्टिक, एंटी आइडोलेट्री और एंटी प्रीस्टली मीडिएशन था। गलत स्टेटमेंट ये है कि वो वेदास की इनफैलिबिलिटी में बिलीव करते थे, वो रीजन को प्रायोरिटी देते थे। 2014 में ही रहते हैं। रिफॉर्म मूवमेंट पर एक और सवाल। Which one among the following is not true for the Theosophical Society of Madam H.P. Blavatsky? A. It was founded outside India. B. It advocated the revival of ancient religions. C. It recognized the doctrine of transmigration of soul. D. It was silent on the idea of universal brotherhood.
ब्रॉड माइक्रो थीम 19th सेंचुरी सोशो रिलीजियस रिफॉर्म्स। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक बहुत ही फैसिनेटिंग मिस्टिकल मूवमेंट था जिसका इंडिया पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ा। फिर से सवाल पूछ रहा है कि क्या नॉट ट्रू है। चलो बेसिक फैक्ट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। इसे 1875 में मैडम एचपी ब्लवात्स्की, एक रशियन मिस्टिक, और कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉट, एक अमेरिकन ने फाउंड किया था। इसके साथ चलो ऑप्शन ए चेक करते हैं। इट वॉज फाउंडेड आउटसाइड इंडिया। ये तो सच है, इसे न्यूयॉर्क सिटी में फाउंड किया गया था। वो बाद में 1882 में अपना इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स अडयार, चेन्नई के पास ले आए। करेक्ट। अब ऑप्शन बी, इट एडवोकेटेड द रिवाइवल ऑफ एंशिएंट रिलीजन्स। ये भी सच है। थियोसॉफी का पूरा फोकस पुराने धर्मों, खासकर हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में पाए जाने वाले एंशिएंट विजडम को एक्सप्लोर करना था। उन्होंने इंडियंस में अपनी एंशिएंट फिलोसॉफिकल हेरिटेज के बारे में एक गर्व की भावना पैदा करने में मदद की। ओके, ऑप्शन सी, इट रिकॉग्नाइज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ये भी सच है। रीइंकार्नेशन और कर्मा जैसे कॉन्सेप्ट्स उनके बिलीफ सिस्टम के बिल्कुल सेंट्रल में थे, जो उन्होंने इंडियन ट्रेडिशन से भारी मात्रा में बोरो किए थे। तो अगर ए, बी और सी सच है तो डी हमारा आंसर होना चाहिए। चलो चेक करते हैं। इट वॉज साइलेंट ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ये तो गलत ही होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट थियोसॉफिकल सोसाइटी के 3 डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्ट्स में से सबसे पहला था टू फॉर्म अ न्यूक्लियस ऑफ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमैनिटी विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, क्रीड, सेक्स, कास्ट और कलर। ये उनका प्राइमरी गोल था। वो इस पर बिल्कुल भी साइलेंट नहीं थे। इसमें कोई बेनिफिशियल नॉलेज? हाँ, एनी बेसेंट का नाम याद रखो। वो एक आयरिश सोशलिस्ट थी जो इंडिया आई, थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट बनी और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशंस की स्थापना दोनों में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो सोसाइटी का मेन गोल ऑप्शन डी के दावे के बिल्कुल ऑपोजिट था। मेमोरी हैक। थियोसॉफी का मतलब है गॉड विजडम। उनका मानना था कि ये डिवाइन विजडम यूनिवर्सल है और सबको कनेक्ट करता है, तो वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड पर साइलेंट कैसे हो सकते थे? ये उनका पूरा मिशन था। मिनी रिकैप। थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में फाउंड हुई, एंशिएंट रिलीजन्स को प्रमोट किया और रीइंकार्नेशन में बिलीव करती थी। स्टेटमेंट कि वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड पर साइलेंट थी गलत है, ये उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। चलो अब सीरियस 2023 पर चलते हैं, वापस जैनिज्म पर। Which one of the following statements about the Shvetambara sect of Jainism is not correct? A. It refers to monks who wear white clothes. B. It refers to monks who migrated to the south of Vindhyas in 4th century BCE. C. They recognized the existence of canonical texts including the 12 Angas. D. They believed that women can also attain salvation. Broad micro theme. Jainism, sects. श्वेतांबरा वर्सेस दिगंबरा। ओके, जैनिज्म में श्वेतांबरास और दिगंबरास के बीच का ग्रेट स्प्लिट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम उस स्टेटमेंट को ढूंढ रहे हैं जो श्वेतांबरास के बारे में नॉट करेक्ट है। पहले, नाम खुद ही एक क्लू है। श्वेतांबरा का मतलब है व्हाइट क्लैड, क्योंकि उनके मंक्स सफेद कपड़े पहनते हैं। दिगंबरा का मतलब है स्काई क्लैड, क्योंकि उनके मंक्स सभी पोजेशंस इंक्लूडिंग क्लोथ्स को त्याग देते हैं। समझ गई। चलो स्टेटमेंट्स को टेस्ट करते हैं। स्टेटमेंट ए, इट रिफर्स टू मंक्स हु वेयर व्हाइट क्लोथ्स। आपके एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ये लिटरल मीनिंग है और करेक्ट है। स्टेटमेंट सी, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कैनोनिकल टेक्स्ट्स इंक्लूडिंग द 12 अंगास। ये भी करेक्ट है। श्वेतांबरास के पास एक्सेप्टेड स्क्रिप्चर्स का एक बड़ा कलेक्शन है। स्टेटमेंट डी, दे बिलीव दैट वुमेन कैन ऑल्सो अटेन सैल्वेशन। ये एक की पॉइंट ऑफ डिफरेंस है और श्वेतांबरास के लिए करेक्ट है। वो मानते हैं कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। राइट। अब चलो स्टेटमेंट बी देखते हैं। It refers to monks who migrated to the south of Vindhyas in 4th century BCE. यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ट्रेडिशन के अनुसार मगधा में एक बड़े फैमीन के दौरान जैन मंक्स का एक ग्रुप, जिसे टीचर भद्रबाहु लीड कर रहे थे, साउथ की तरफ कर्नाटका माइग्रेट कर गया। इस सदन ग्रुप को दिगंबरास का पूर्वज माना जाता है। जो ग्रुप नॉर्थ में स्थूलाभद्र के अंडर रुक गया, वो श्वेतांबरास बने। तो माइग्रेशन दिगंबरास से एसोसिएटेड है, श्वेतांबरास से नहीं। ये एक बहुत क्लियर हिस्टोरिकल डिटेल है जो उन्हें अलग करती है। तो बी हमारा आंसर है। इसे मेमोरी हैक से लॉक करते हैं। ये सिंपल ज्योग्राफी है। श्वेतांबरा से शुरू होता है, जैसे स्टेड, वो नॉर्थ में रुक गए। दिगंबरा डी से शुरू होता है, दक्षिण के लिए, वो साउथ की तरफ गए। स्टेट वर्सेस दक्षिण, एस वर्सेस डी। परफेक्ट। मिनी रिकैप। ये स्टेटमेंट कि श्वेतांबरा मॉन्क्स साउथ माइग्रेट कर गए इनकरेक्ट है। वो माइग्रेशन दिगंबरा सेक्ट से जुड़ा है। बाकी सभी स्टेटमेंट्स उनके सफेद कपड़ों, कैनन और महिलाओं के सैल्वेशन में विश्वास के बारे में करेक्ट है। अगला सवाल, ये भी CDS 2023 से। Who among the following is not a woman Nayanar saint? A. कराइकल अम्मैयर, B. मंगायार करासियर, C. आंडाल, D. इसाइग्नानियर। ब्रॉड थीम, भक्ति मूवमेंट, नयनार्स। हमने पहले इस्टैब्लिश किया कि नायनार 63 सेंट्स थे जो साउथ इंडिया में लॉर्ड शिवा को डिवोटेड थे। ये सवाल उनमें से फीमेल सेंट्स का एक बहुत स्पेसिफिक रिकॉल है। सवाल पूछ रहा है कि कौन नॉट अ नायनार है। तो हमें ऑड वन आउट ढूंढना है। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक नाम पता होने चाहिए। बिल्कुल। हिस्टोरिकल ट्रेडिशन कंफर्म करता है कि 63 नायनार्स में से 3 महिलाएं थी। उनके नाम हैं कराइकल अम्मायार ऑप्शन ए,
मंगायर कारासियार ऑप्शन बी और ईसाई ज्ञानियार ऑप्शन डी। तो ए, बी और डी सभी वुमेन नायनार सेंट्स हैं। इसका मतलब बाय एलिमिनेशन हमारा आंसर सी एंडाल है। हमने उनके बारे में पहले एक सवाल में डिस्कस किया था। एग्जैक्टली। एंडाल एकमात्र फीमेल एल्वर सेंट थी, विष्णु की डिवोटी, इसलिए वो नायनार नहीं हो सकती। आंसर है सी। ये दिखाता है कि कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्स में कैसे रिपीट और इंटरलिंक होते हैं। यहाँ कोई पेरिफेरल नॉलेज? हाँ, जबकि सिर्फ 3 वुमेन नायनार्स थी, टोटल 63 नायनार्स थे। इसके कॉन्ट्रास्ट में टोटल 12 एल्वार्स में से सिर्फ 1 वुमेन एल्वार थी। ये नंबर्स कभी-कभी काम आ सकते हैं। मेमोरी हैक का टाइम। यहाँ सबसे अच्छा हैक है सबसे फेमस लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन बनाना। बस यही जोड़ याद रखो, अंदल इज इक्वल टू अलवार विष्णु। अगर आपको ये पक्का पता है तो आप अक्सर उन्हें नायनार्स की लिस्ट से एलिमिनेट कर सकते हो। ये तो एक ग्रेट एग्जाम स्ट्रैटेजी है। मिनी रिकैप। अंदल एक अलवार सेंट थी, विष्णु डिवोटी, जबकि कराईकल अमैयार, मंगायार करासियार और इसाइना ज्ञानियार 3 वुमेन नायनार सेंट्स शिवा डिवोटीज हैं। एक और CDS 2023 से ये श्रीमंता शंकरदेवा पर है, जिनके साथ हमने शुरू किया था। Which of the following statements about the Vaishnava saint of Assam, Shankardeva, are correct? 1. His teachings are often known as the Bhagavati Dharma. 2. He encouraged the establishment of satras, or monasteries, and namgars, or prayer halls, for the transmission of spiritual knowledge. 3. His major compositions include the Kirtana Ghosha. ब्रॉड माइक्रो थीम, भक्ति मूवमेंट, शंकरदेवा एंड वैष्णविज्म इन असम। हम फुल सर्कल आ गए उनके फॉलोअर्स के कपड़ों से वापस उस इंसान पर। चलो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पर इन स्टेटमेंट्स को डाइसेक्ट करते हैं। स्टेटमेंट 1, हिज टीचिंग्स आर ऑफन नोन एज द भगवती धर्मा। क्या ये सही है? हाँ, ये है। शंकरदेवा के वैष्णविज्म स्कूल को एकासरना नामा धर्मा भी कहते हैं। इसका मेन रिलीजियस टेक्स्ट भागवता पुराना है, इसलिए इसे पॉपुलरली भगवती धर्मा के नाम से जाना जाता है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। Okay, statement 2. He encouraged the establishment of satras, or monasteries, and namghars, or prayer halls. ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सतराज और नामघर्स असैमीज वैष्णविज्म का दिल हैं। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये म्यूजिक, डांस, थिएटर और कम्युनिटी लाइफ के लिए लिविंग कल्चरल सेंटर्स हैं। ये उनकी इंस्टीट्यूशनल लेगेसी थी। तो स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। और statement 3. His major compositions include the Kirtana Ghosh. ये भी करेक्ट है। कीर्तना घोष को उनकी मास्टरपीस माना जाता है। ब्यूटीफुल डिवोशनल वर्सेस और सॉन्ग्स का कलेक्शन जो फेथ के लिए सेंट्रल है। यहाँ पेरिफेरल नॉलेज। हाँ, शंकरदेवा एक कल्चरल जायंट थे। उन्होंने अंकिया नाट्स नाम के 1 एक्ट प्लेस का एक यूनिक फॉर्म भी क्रिएट किया और सत्रिया नाम का एक डांस फॉर्म भी, जिसे अब इंडिया के क्लासिकल डांस फॉर्म्स में से एक माना जाता है। वाओ, तो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। आंसर डी 1, 2 एंड 3 है। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए कोई मेमोरी हैक? शंकरदेवा को आसाम का SNK सोचो। S फॉर सतराज, N फॉर नामघर्स और K फॉर कीर्तना घोष। SNK ऑफ असम, ये अच्छा है। मिनी रिकैप। शंकरदेवा के बारे में तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। उनकी टीचिंग्स को भागवती धर्म कहते हैं। उन्होंने सतराज और नामघर्स के की इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया और उन्होंने कीर्तना घोषा जैसा महान काम लिखा। चलो अब CDS 2022 पर चलते हैं। The Sahajya cult, which can be traced back to 10th and 11th centuries, is usually associated with A. Early Bhakti traditions, B. Early Sufism, C. Early Upanishadic philosophy, D. Buddhism. Broad micro-theme, religious cults in medieval India. ये थोड़ा स्पेशलाइज्ड टॉपिक है। सहाजा कल्ट एक फैसिनेटिंग एजोटेरिक ट्रेडिशन थी। सहाजा शब्द का मतलब है नेचुरल, इजी या स्पॉन्टेनियस। उनका मानना था कि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन रिजिड रिचुअल से नहीं बल्कि डायरेक्ट नेचुरल ह्यूमन एक्सपीरियंस, जिसमें इमोशंस और लव भी शामिल हैं, से मिलता है। ये तो मेन स्ट्रीम ट्रेडिशन से काफी अलग लग रहा है, तो ये आया कहाँ से? ऑप्शंस काफी डाइवर्स हैं। साजिया कल्ट की ओरिजिन्स को बुद्धिज्म के लेटर स्टेजेस से ट्रेस किया जाता है, स्पेसिफिकली वज्रयाना बुद्धिज्म से, जो ईस्टर्न इंडिया में पाला डायनेस्टी के अंदर फला फूला। वज्रयाना, जिसे तंत्रिक बुद्धिज्म भी कहते हैं, अक्सर अनकन्वेंशनल मेथड्स यूज करता था और इस आइडिया पर फोकस करता था कि एनलाइटनमेंट इसी बॉडी में ह्यूमन एक्सपीरियंस के सभी एस्पेक्ट्स को यूज करके अचीव किया जा सकता है। साहजिया आइडियाज इसी स्ट्रीम ऑफ थॉट से डेवलप हुए। तो करेक्ट आंसर डी बुद्धिज्म है। कोई पेरिफेरल नॉलेज यहाँ? हाँ, जबकि इसकी रूट्स बुद्धिज्म में हैं, साहजिया फिलॉसफी ने बाद में बंगाल में कुछ वैष्णवा ट्रेडिशंस को भी हेवीली इन्फ्लुएंस किया, जिसे वैष्णवा साहजिया बना, और बंगाल के मिस्टिकल बाउल सिंगर्स को भी। तो भक्ति से एक लेटर कनेक्शन है, लेकिन ओरिजिन बुद्धिस्ट है। इस कनेक्शन को कैसे याद रखें? मेमोरी हैक। साहजा शब्द का मतलब है नेचुरल। लेट स्टेज वज्रयाना बुद्धिज्म को एक ऐसी ट्रेडिशन के रूप में सोचो जिसने एनलाइटमेंट के लिए ज्यादा नेचुरल और डायरेक्ट, कभी कभी रेडिकल पाथ्स एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो साहजा इक्वल्स लेट बुद्धिज्म का एक नेचुरल ऑफशूट। ग्रेट कनेक्शन। मिनी रिकैप। सहाजिया कल्ट अपने नेचुरल पाथ टू स्पिरिचुअलिटी पर फोकस के साथ वज्रयाना बुद्धिज्म से ओरिजिनेट हुआ और प्राइमरीली उसी से एसोसिएटेड है। चलो सीरियस 2023 आई का एक सवाल लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डिनोटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ भक्ति इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ए. सगुना, belief in gods with attributes. B. Nirguna, belief in gods without attributes. C. Alvas, believed in devotion of Shakti. D. Nayanars, believed in devotion of Shiva. Broad micro-theme,
भक्ति मूवमेंट सगुना वर्सेस निर्गुणा। ये एक मैचिंग क्वेश्चन है जो आपकी फाउंडेशनल नॉलेज को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। कीवर्ड है नॉट करेक्टली मैच्ड। हमें फॉल्टी पेयर ढूंढना है। हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स पहले ही कवर कर लिए हैं, तो ये क्विक चेक होना चाहिए। पेयर ए सगुना, बिलीफ इन गॉड्स विद एट्रीब्यूट्स। करेक्ट। सगुना का मतलब विद फॉर्म है। पेयर बी निर्गुणा, बिलीफ इन गॉड्स विदाउट एट्रीब्यूट्स। करेक्ट। निर्गुणा का मतलब फॉर्मलेस है। पेयर डी नयानार्स, बिलीव्ड इन डिवोशन ऑफ शिवा। करेक्ट। हम जानते हैं नयानार्स शेवाइट सेंट्स थे। तो इससे बचता है पेयर सी अल्वर्स, बिलीव्ड इन डिवोशन ऑफ शक्ति। यही इनकरेक्ट मैच होना चाहिए। बिल्कुल। अलवार्स विष्णु के डिवोटीज थे। शक्ति यानी डिवाइन फेमिनिन या गॉडेस की पूजा एक अलग ट्रेडिशन है जिसे शाक्तिज्म कहते हैं। ये पैर अलवार्स को गलती से शक्ति से लिंक कर रहा है। तो आंसर है सी। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे सिर्फ एक या दो की फैक्ट्स जानने से आप क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर सकते हो। जो मेमोरी हैक हमने पहले यूज किया था वो यहाँ परफेक्ट है। चलो इसे रिपीट करते हैं। अलवार में एक वी है विष्णु के लिए। अलवार को शक्ति से कनेक्ट करना एक क्लियर मिसमैच है। मिनी रिकैप। पेयर अलवार्स डिवोशन टू शक्ति इनकरेक्टली मैच्ड है। अलवार्स विष्णु के डिवोटीज थे, बाकी सारे पेयर्स करेक्ट हैं। अगला CDS 2022 II से इंडियन फिलॉसफी पर एक सवाल। टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी डिड कुमारीला भट्ट एंड प्रभाकरा बिलोंग? ए लोकायाता, बी मध्यमिका, सी पूर्वा मीमांसा, डी उत्तरा मीमांसा। ब्रॉड माइक्रो थीम इंडियन फिलॉसफी ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स मीमांसा। ये सवाल दो फिलोसोफर्स को उनके करेक्ट स्कूल ऑफ थॉट के साथ आइडेंटिफाई करने के बारे में है। ये हिंदू फिलॉसफी के 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स षड्दर्शनस के बारे में स्पेसिफिक नॉलेज का टेस्ट है। चलो जल्दी से एलिमिनेट करते हैं जो हम पहले से जानते हैं। ए लोकायाता मटीरियलिस्ट चार्वाका स्कूल है जिसने वेदास को रिजेक्ट किया। बी मध्यमका नागार्जुना का बुद्धिस्ट स्कूल ऑफ एम्प्टीनेस है। ये दोनों बाहर हो गए। अब बचे पूर्व मीमांसा और उत्तरा मीमांसा। इनमें क्या डिफरेंस है? ये ग्रेट क्वेश्चन है। दोनों ही ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं जो वेदास को इंटरप्रेट करने पर फोकस करते हैं। पूर्व मीमांसा या सिर्फ मीमांसा वेदास के पहले के पार्ट्स संहितास और ब्रह्मनास पर फोकस करता है, जो रिचुअल्स कर्माकांड से डील करते हैं। इसका गोल वैदिक रिचुअल्स को जस्टिफाई और एक्सप्लेन करना है। उत्तरा मीमांसा या वेदांता वेदास के बाद के पार्ट्स उपनिषद्स पर फोकस करता है, जो फिलोसॉफिकल नॉलेज ज्ञानाकांड से डील करते हैं। और पूर्व मीमांसा स्कूल के दो सबसे फेमस स्कॉलर्स थे कुमारिला भट्ट और प्रभाकरा। उन्होंने इसके अंदर 2 सब स्कूल्स फाउंड किए। तो करेक्ट आंसर है सी। ये तो एक बहुत क्लियर और हाई यील्ड डिस्टिंक्शन है। यहाँ पेरिफेरल नॉलेज। हाँ, 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स याद रखो। न्याय लॉजिक, वैशेषिका एटमिज्म, सांख्या ड्यूलिज्म, योगा प्रैक्टिस बेस्ड ऑन सांख्या, पूर्वा मीमांसा रिचुअल और उत्तरा मीमांसा वेदांता फिलोसफी। इसके लिए कोई अच्छा मेमोरी हैक? मीमांसा को एक डीप इन्वेस्टिगेशन या एनालिसिस, मीमांसा का मतलब रिफ्लेक्शन सोचो। कुमारिला भट्ट और प्रभाकरा क्या इन्वेस्टिगेट कर रहे थे? वेदास के कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स। पूर्वा का मतलब अर्लियर पार्ट। मिनी रिकैप। फिलोसोफर्स कुमारिला भट्ट और प्रभाकरा इंडियन फिलॉसफी के पूर्वा मीमांसा स्कूल के प्रमुख फिगर्स हैं जो वैदिक रिचुअल्स पर फोकस करता है। एक और CDS 2022 II से Which among the following are Charvaka schools of philosophy? 1. धुरता, 2. न्याया, 3. सुशिक्षिता, 4. वैशेषिका। सही आंसर नीचे दिए गए कोड से सिलेक्ट करें। ब्रॉड माइक्रो थीम इंडियन फिलॉसफी हेटेरोडॉक्स स्कूल्स लोकायता। ये सवाल एक हेटेरोडॉक्स नास्तिका स्कूल चार्वाका, जिसे लोकायाता भी कहते हैं, पर जूम इन करता है। ये एंशिएंट स्कूल ऑफ मटेरियलिज्म था। उनका फेमस बिलीफ था ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, और वो सोल आफ्टर लाइफ और गॉड जैसे कॉन्सेप्ट्स को रिजेक्ट करते थे। सवाल इसके सब स्कूल्स के बारे में पूछ रहा है। ये काफी स्पेसिफिक लग रहा है। लेकिन हम इसे एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शंस देखो। हमने अभी 6 ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के बारे में सीखा। न्याया 2 और वैशेषिका 4 उन ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स में से 2 हैं। वो फंडामेंटली चार्वाका फिलॉसफी के ऑपोजिट हैं, तो वो चार्वाका स्कूल्स नहीं हो सकते। ये तो एक ब्रिलियंट मूव है। अगर हम 2 और 4 को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास सिर्फ 1 धुरता और 3 सुशिक्षिता बचते हैं। यही आंसर होना चाहिए। एग्जैक्टली। धुरता और सुशिक्षिता सच में चार्वाका फिलॉसफी के 2 सब स्कूल्स हैं। तो करेक्ट ऑप्शन वो है जो 1 और 3 ओनली कहता है। इसमें पेरिफेरल नॉलेज ये है कि हाँ, दोनों में डिफरेंस इंटरेस्टिंग है। धुरता स्कूल मटेरियलिज्म का ज्यादा एक्सट्रीम क्रूड फॉर्म था। सुशिक्षिता स्कूल एक ज्यादा रिफाइंड सोफिस्टिकेटेड वर्जन था। इन दोनों नामों को कैसे याद रखें? सोचो कि अपोनेंट्स चार्वाकास को कैसे देखते होंगे। कनिंग लोग जो दूसरों को मिसलीड करते हैं। धुरता शब्द का संस्कृत में मतलब रोग या कनिंग होता है, और सुशिक्षिता का मतलब वेल एजुकेटेड या रिफाइंड। तो ये नाम मटेरियलिज्म के 2 चेहरों को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रूड और रिफाइंड। मिनी रिकैप। धुरता और सुशिक्षिता मटीरियलिस्ट चार्वाका फिलॉसफी के सब स्कूल्स हैं। न्याया और वैशेषिका अलग ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स हैं और उन्हें एलिमिनेट किया जा सकता है। CDS 2022 पेपर 1 से Who among the following was the founder of the Virashaiva movement in Karnataka? A. Basavanna, B. Appar, C. Sambandar, D. Sundarar. Broad micro theme Virashaivism, Lingayat movement. हमने लिंगायत्स पर एक कंसेप्चुअल सवाल किया था।
अब हमारे पास उसके फाउंडर पर एक डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल है। ये दिखाता है कि एग्जाम्स एक ही टॉपिक को अलग अलग एंगल से कैसे टेस्ट करते हैं। चलो ऑप्शंस देखते हैं। हमने इनमें से कुछ नाम पहले देखे हैं, एपर, संबंदर और सुंदरार। ये नाम जाने पहचाने लग रहे हैं। लगने चाहिए। हमने उन्हें पहले तमिलनाडु के 4 सबसे प्रोमिनेंट नयानार सेंट्स में से 3 के रूप में आइडेंटिफाई किया था। वो शिवा के डिवोटीज थे, हाँ, लेकिन वो बहुत पहले रहते थे और तमिलनाडु से एसोसिएटेड है, ना कि कर्नाटका के 12th सेंचुरी वीरशैवा मूवमेंट से। तो हम बी, सी और डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। इससे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ए, बसवन्ना। और वही करेक्ट आंसर है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, बसवन्ना 12th सेंचुरी के फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्मर थे जो कर्नाटका में लिंगायत मूवमेंट के पीछे ड्राइविंग फोर्स थे। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आइडेंटिफिकेशन है। चलो इसके लिए एक मेमोरी हैक बनाते हैं। बसवन्ना और बेस के बारे में सोचो। उन्होंने कर्नाटका में वीरशैवा मूवमेंट का सोशल और फिलोसॉफिकल बेस रखा। सिंपल और सॉलिड। मिनी रिकैप। बसवन्ना वीराशैवा लिंगायत मूवमेंट के फाउंडर थे। बाकी 3 ऑप्शंस एक अलग समय और क्षेत्र के फेमस तमिल नयनार सेंट्स हैं। अगला CDS 2022 से एंशिएंट पॉलिटी पर एक सवाल। Which one of the following was not a part of Kautilya's Saptanga theory of the state? A. Amatya, B. Janapada, C. Durga, D. Dhamma. Broad micro theme, ancient Indian polity, Mauryan statecraft. ये सवाल हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र, जो स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पर क्लासिक टेक्स्ट बुक है, उसमें ले जाता है। सप्तांगा थ्योरी इसके लिए सेंट्रल है। सप्ता का मतलब 7 है और अंगा का मतलब लिम्स या ऑर्गन्स। कौटिल्य ने स्टेट को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में डिस्क्राइब किया है जिसके 7 जरूरी लिम्स हैं। और सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नॉट एक लिम्ब है, तो हमें लिस्ट पता होनी चाहिए। 7 लिम्स हैं। 1. स्वामीन द किंग, 2. अमात्या द मिनिस्टर ब्यूरोक्रेसी, ऑप्शन ए, 3. जनपदा द टेरिटरी एंड पीपल, ऑप्शन बी, 4. दुर्गा द फोर्ट कैपिटल, ऑप्शन सी, 5. कोशा द ट्रेजरी, 6. दंडा द आर्मी कोअर्सिव पावर, 7. मित्र द एलाई। अब ऑप्शंस को देखते हुए हम देख सकते हैं कि अमात्या, जनपदा और दुर्गा सभी लिस्ट में हैं। इसका मतलब ऑप्शन डी, धम्मा ही वो है जो थ्योरी का हिस्सा नहीं है। क्यों? धम्मा एज अ प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सबसे ज्यादा एम्परर अशोका से एसोसिएटेड है, जो कौटिल्य के समय के बाद आए। अशोका का धम्मा गवर्नेंस के लिए एक मॉरल और एथिकल कोड था। दूसरी तरफ कौटिल्य का अर्थशास्त्र पावर हासिल करने के लिए एक बहुत ही प्रैग्मेटिक और कुछ लोग कहेंगे रूथलेस गाइड है। ये स्टेट के स्ट्रक्चर और मैकेनिक्स के बारे में है, उसकी मॉरल राइचियसनेस के बारे में नहीं। धम्मा एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग योग से। तो डी करेक्ट आंसर है। चलो एक मेमोरी हैक बनाते हैं। कौटिल्य की सप्तांगा थ्योरी को स्टेट की बॉडी सोचो, उसके फिजिकल पार्ट्स जैसे सिर, राजा, हाथ, सेना एटसेट्रा। अशोका का धम्मा उसकी सोल या कॉन्शियंस है जो बाद में जोड़ी गई। कौटिल्य सिर्फ बॉडी को एफिशिएंटली काम करवाने पर फोकस थे। ग्रेट एनालॉजी। मिनी रिकैप। धम्मा कौटिल्य की सप्तांगा थ्योरी के साथ लिम्स में से एक नहीं है। अमात्या, जनपदा और दुर्गा स्टेट के इस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का हिस्सा है। CDS 2019 II। Who were Alvars? A. Those who were immersed in devotion to Vishnu. B. Those who were immersed in devotion to Shiva. C. Those who worshipped abstract form of God. D. Devotees of Shakti. Broad micro theme, Bhakti movement, Alvars. ये सवाल इतना डायरेक्ट और फाउंडेशनल है जितना हो सकता है। ये एक प्योर डेफिनेशन सवाल है। अगर आप सुन रहे हैं तो ये बहुत आसान होना चाहिए। हमने इसे कई बार कवर किया है। अल्वार्स साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट को लीड करने वाले पोएट सेंट्स के 2 मेन ग्रुप्स में से एक थे और वो लॉर्ड विष्णु के डिवोटीज थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलो जल्दी से बाकी ऑप्शंस को रिव्यू करते हैं ताकि हमारी लर्निंग रीइंफोर्स हो। बी, शिवा के डिवोटीज नयानार्स थे। सी, एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मलेस गॉड के वर्शिपर्स निर्गुणा सेंट्स थे। और डी, शक्ति के डिवोटीज को शक्तास कहते हैं। ये दिखाता है कि कैसे ये 4 ऑप्शंस 4 अलग और इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस को कवर करते हैं। ये सवाल भक्ति मूवमेंट की आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक परफेक्ट लिटमस टेस्ट है। हम अपना ट्रस्टेड मेमोरी हैक एक बार फिर यूज करेंगे। अलवार में एक वी है विष्णु के लिए, इसके साथ आप गलत हो ही नहीं सकते। मिनी रिकैप। अलवार साउथ इंडिया के पोएट सेंट्स थे जो लॉर्ड विष्णु के प्रति पैशनेटली डिवोटेड थे। अब CDS 2019 पेपर आई से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अलग सवाल मॉडर्न इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री से। Which Indian social theorist had argued that the idea of a homogenized Hinduism was constructed through the cultural arrogance of post-Enlightenment Europe? A. Ashish Nandi, B. Partha Chatterjee, C. T.K. Uman, D. Rajni Kothari. Broad micro theme, modern Indian thinkers post-colonialism. ये एक हाई लेवल सवाल है जो आपकी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी की नॉलेज को टेस्ट करता है। सवाल का कोर आर्गुमेंट ये है, हिंदुइज्म को एक सिंगल यूनिफाइड रिलीजन जिसका एक होली बुक और फॉर्मल स्ट्रक्चर हो, क्रिश्चियनिटी जैसा का आइडिया एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। इसे यूरोपियन कॉलोनियलिस्ट और स्कॉलर्स ने बनाया था जो इंडिया के डाइवर्स, फ्लूइड और अक्सर लोकलाइज्ड ट्रेडिशंस को समझ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इसे एक साफ सुथरे बॉक्स में पैक कर दिया जिसे वो समझ सकें। तो सवाल पूछ रहा है कि इस स्पेसिफिक आर्गुमेंट को देने के लिए सबसे फेमस कौन है?
ऑप्शन सभी मेजर इंडियन सोशल साइंटिस्ट हैं। और करेक्ट आंसर है ए, आशीष नंदी। नंदी एक रिनाउंड पॉलिटिकल साइकोलॉजिस्ट और सोशल थ्योरिस्ट हैं जो कॉलोनियलिज्म और मॉडर्निटी की अपनी क्रिटिक्स के लिए फेमस हैं। उन्होंने आर्ग्यू किया कि कॉलोनियलिज्म सिर्फ एक पॉलिटिकल या इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोजेक्ट भी था जिसने कॉलोनाइज्ड लोगों के खुद को और अपनी कल्चर को देखने के तरीके को बदल दिया। एक कंस्ट्रक्टेड मोनोलिथिक हिंदुइज्म का ये आइडिया उनके काम का, खासकर उनकी बुक द इंटीमेट एनिमी का एक की पार्ट है। बाकी थिंकर्स के बारे में क्या? हाँ, पेरिफेरल नॉलेज के लिए पार्था चैटर्जी सबाल्टर्न स्टडीज ग्रुप के एक की मेंबर, उन्होंने नेशनलिज्म और मॉडर्न स्टेट पर बहुत काम किया है। टी.के. वुमन एक सोशियोलॉजिस्ट जो सोशल मूवमेंट्स, नेशन बिल्डिंग और एथनिसिटी पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं। रजनी कोठारी इंडियन पॉलिटिकल साइंस के एक दिग्गज जिन्होंने इंडियन पार्टी सिस्टम और पॉलिटिक्स को स्टडी किया। जबकि सभी इंपॉर्टेंट है, हिंदुइज्म के एक कंस्ट्रक्टेड रूप की ये स्पेसिफिक क्रिटिक नंदी का सिग्नेचर आर्ग्यूमेंट है। मिनी रिकैप, वो सोशल थ्योरिस्ट जिन्होंने आर्ग्यू किया कि एक मोनोलिथिक हिंदुइज्म यूरोपियन कल्चरल एरोगेंस से पैदा हुआ एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट, आशीष नंदी हैं। चलो अब CDS 2018 पर चलते हैं। The idea of Farei-e-Zadi, on which the Mughal kingship was based, was first developed by which one of the following Sufi saints? A. Shihabuddin Surhawardi, B. Nizamuddin Auliya, C. Ibn al-Arabi, D. Bayazid Bistami. Broad micro theme: Mughal polity and Sufism. ये एक फैंटास्टिक सवाल है क्योंकि ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मिस्टिकल फिलॉसफी से कनेक्ट करता है। पहले, फरी-ई-ज़ादी क्या है? ये एक पर्शियन कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब डिवाइन लाइट है। मुगल क्रॉनिकलर अबुल फजल ने इस आइडिया को अकबर के रूल को लेजिटिमाइज करने के लिए यूज किया। ये डॉक्ट्रिन कहता है कि राजा अपनी पावर और विजडम सीधे गॉड से एक डिवाइन लाइट के रूप में प्राप्त करता है, जो उसकी अथॉरिटी को एब्सोल्यूट और सेक्रेड बनाता है। तो ये एक तरह की डिवाइन राइट ऑफ किंग्स थ्योरी है। सवाल पूछ रहा है कि ये आइडिया आया कहाँ से? इसे मुगल्स ने इन्वेंट नहीं किया था। अच्छा, करेक्ट, उन्होंने इसे बोरो किया, और उन्होंने इसे बोरो किया सूफी सेंट शिहाबुद्दीन सुरहावर्दी के आइडियाज से। वो सुरहावर्दी ऑर्डर ऑफ सूफिज्म के फाउंडर थे और उनकी फिलॉसफी को इशराक या इल्यूमिनेशन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक डिवाइन लाइट को सभी एग्जिस्टेंस का सोर्स बताया और रूलर्स इस लाइट की वेसल्स हो सकते थे। ये मुगल्स जो प्रोजेक्ट करना चाहते थे उससे बिल्कुल फिट बैठता था। तो सुरहावर्दी हमारा आंसर है। चलो जल्दी से दूसरे फेमस सूफीज को एलिमिनेट करते हैं। हाँ, पेरिफेरल नॉलेज के लिए नंबर 2, निजामुद्दीन औलिया, दिल्ली के एक फेमस चिश्ती सेंट। चिश्ती ऑर्डर आमतौर पर स्टेट पावर से दूर रहना पसंद करता था। नंबर 3, इब्न अल अराबी, स्पेन के एक ह्यूजली इन्फ्लुएंशियल सूफी जिनकी वहदतुल वजूद, यूनिटी ऑफ बीइंग की फिलॉसफी बहुत पॉपुलर थी, लेकिन किंगशिप की इस स्पेसिफिक थियरी से अलग थी। नंबर 4, बयाजिद बिस्तामी, एक अर्ली एक्सटैटिक पर्शियन सूफी। तो कनेक्शन सुरहावर्दी से बहुत स्पेसिफिक है। चलो एक मेमोरी हैक बनाते हैं। फर लाइट जैसा साउंड करता है और इजादी का मतलब डिवाइन, तो डिवाइन लाइट। और नाम सुहरावर्दी थोड़ा सूर्यवर्दी या सन लाइट जैसा साउंड करता है। सूरज लाइट का अल्टीमेट सोर्स है, तो सुहरावर्दी ने डिवाइन लाइट का आइडिया दिया। ये तो बढ़िया है। मिनी रिकैप, फर इजादी डिवाइन लाइट का कॉन्सेप्ट जो मुगल किंगशिप के लिए सेंट्रल था, मूल रूप से सूफी सेंट शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने डेवलप किया था। एक और CDS 2018 से, अराउंड 12th century, Sufi silsilas began to crystallize in different parts of the Islamic world to signify 1. Continuous link between the master and disciple, 2. Unbroken spiritual genealogy to the Prophet Muhammad, 3. The transmission of spiritual power and blessings to devotees. ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन से करेक्ट हैं? ब्रॉड माइक्रो थीम, सूफिज्म, सिलसिलाज। ये सवाल सिलसिला के मतलब के बारे में है। सिलसिला का लिटरल मतलब एक चेन है। सूफी कॉन्टेक्स्ट में ये वो स्पिरिचुअल चेन या लिनेज है जो एक सूफी ऑर्डर बनाती है। तो चलो चेक करते हैं कि स्टेटमेंट्स इस चेन को सही से डिस्क्राइब करते हैं या नहीं। स्टेटमेंट 1, कंटिन्यूअस लिंक बिटवीन द मास्टर एंड डिसाइपल। ये फंडामेंटल डेफिनेशन है। सिलसिला वो चेन है जो एक मास्टर, शेख या पीर को उसके शिष्यों मुरीद से जोड़ती है। ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 2, अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी टू द प्रॉफिट मोहम्मद। ये भी करेक्ट और क्रूशल है। ये चेन सिर्फ करंट मास्टर पर नहीं रुकती, इसे मास्टर से मास्टर पूरे रास्ते प्रॉफिट मोहम्मद तक ट्रेस किया जाता है, जिनको इस स्पिरिचुअल नॉलेज का अल्टीमेट सोर्स माना जाता है। ये अनब्रोकन चेन सिलसिला को उसकी लेजिटिमेसी देती है। ये करेक्ट है। स्टेटमेंट 3, द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल पावर एंड ब्लेसिंग्स बराकत टू डिवोटीज। ये भी करेक्ट है। ऐसा माना जाता था कि स्पिरिचुअल ग्रेस और ब्लेसिंग्स, बरकत, इस चेन के थ्रू नीचे आते हैं। करंट मास्टर सभी पास्ट मास्टर्स और प्रॉफिट की ब्लेसिंग्स के लिए एक कॉन्डुएट था, जिसे वो अपने फॉलोअर्स को ट्रांसमिट कर सकता था। ये करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट्स एक सूफी सिलसिला के फंक्शंस को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। आंसर डी, ऑल ऑफ दीज है। इसे कैसे याद रखें? एक सिलसिला को एक स्पिरिचुअल वाईफाई चेन सोचो। ये आपको शिष्य राउटर मास्टर से कनेक्ट करता है, जो अपना सिग्नल मेन सर्वर प्रॉफिट मोहम्मद से लेता है, और जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है वो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, बरकत है। वाह, ये मॉडर्न एनालॉजी पसंद आई। मिनी रिकैप, एक सूफी सिलसिला मास्टर और डिसाइपल के बीच के लिंक, प्रॉफिट तक एक अनब्रोकन लिनिएज और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के ट्रांसमिशन को सिग्निफाई करता है। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। चलो अब CDS 2017 पर चलते हैं।
What were the formative influences on the philosophy of Mahatma Gandhi? 1. Gandhiji was influenced by the 18th century Pranami sect that advocated the unity of faiths. 2. Gandhiji was influenced by the Theosophists. 3. Gandhiji was an admirer of the writings of romantics like Wordsworth. Broad micro theme: Modern Indian history, Gandhian philosophy. ये एक ग्रेट क्वेश्चन है क्योंकि गांधी जी की सोच कई अलग-अलग भागों से बुना एक रिच टैपेस्ट्री का। चलो इन्हें एक-एक करके एग्जामिन करते हैं। स्टेटमेंट 1, गांधी जी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द 18th सेंचुरी प्रणामी सेक्ट। क्या ये सच है? हाँ, ये करेक्ट है। गांधी जी की मां प्रणामी सेक्ट से थी, एक वैष्णवा सेक्ट जो सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखता था और हिंदू और इस्लामिक दोनों टेक्स्ट से इंस्पिरेशन लेता था। रिलीजियस हार्मनी का ये अर्ली चाइल्डहुड एक्सपोजर उनके सर्वधर्म समाभव के लाइफ लॉन्ग बिलीफ पर गहरा प्रभाव डाला। तो स्टेटमेंट 1 डेफिनेटली करेक्ट है। Statement 2. Gandhiji was influenced by the Theosophists. ये भी फैक्चुअली करेक्ट है। अपनी ऑटोबायोग्राफी में गांधी जी ने लंदन में थियोसोफिस्ट्स के साथ अपने इंटरेक्शंस का साफ-साफ जिक्र किया है। उन्हीं लोगों ने उन्हें पहली बार भागवत गीता पढ़ने के लिए एनकरेज किया। ये उनके लिए एक पिवटल मोमेंट था। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अब Statement 3. Gandhiji was an admirer of the writings of romantics like Wordsworth. ये वाला थोड़ा कमजोर है और आमतौर पर एक फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस नहीं माना जाता, जबकि वो काफी पढ़े लिखे थे। उनकी कोर फिलॉसफी स्पेसिफिक थिंकर से शेप हुई थी और रोमांटिक पोएट्स उस प्राइमरी लिस्ट में आमतौर पर नहीं आते। इसलिए स्टेटमेंट 3 लाइकली इनकरेक्ट है। अगर हमारे पास 1 और 2 ओनली का ऑप्शन हो तो वो सबसे एक्यूरेट होगा। तो हमें एम्बिग्विटी के बारे में पता होना चाहिए। हमारी समझ के लिए 1 और 2 करेक्ट है, 3 नहीं। इसमें पेरिफेरल नॉलेज क्या हो सकती है? हाँ, 3 सबसे इंपॉर्टेंट मॉडर्न थिंकर्स जिन्होंने गांधी को इन्फ्लुएंस किया वो हैं 1. लियो टॉल्स्टॉय नॉन वायलेंस के अपने आइडियाज के लिए, 2. जॉन रस्किन सर्वोदिया के अपने आइडियाज के लिए, 3. हेनरी डेविड थॉरो सिविल डिसोबीडियंस के अपने आइडियाज के लिए। ये 3 हमेशा करेक्ट माने जाते हैं। मिनी रिकैप: गांधीजी प्रणामी, थियोसॉफिस्ट्स और सेटेरियस से जरूर इन्फ्लुएंस थे। रोमांटिक पोएट्स का इन्फ्लुएंस फॉर्मेटिव नहीं माना जाता। चलो CDS 2016 से शंकरा पर एक सवाल लेते हैं। Which of the following statements about the philosopher Shankara is A are correct? 1. Shankara espoused a form of Vedanta called Advaita. 2. He elaborated on the philosophy of Gaudapada. 3. Shankara tried to demonstrate that the Upanishads and Brahma Sutras contain a unified, systematic philosophy. 4. Shankara founded the Amaraya Mathas. Broad micro theme: Indian philosophy, Advait Vedanta. ये आदि शंकराचार्य के जीवन और काम में एक डीप डाइव है जो इंडियन हिस्ट्री के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स में से एक हैं। चलो स्टेटमेंट्स को एनालाइज करते हैं। स्टेटमेंट 1, शंकर espoused a form of Vedanta called Advaita. ये तो करेक्ट होना ही चाहिए ना? 100% करेक्ट। शंकरा अद्वैता वेदांता यानी नॉन डुअलिज्म की फिलोसफी के सबसे बड़े एक्सपोनेंट्स हैं। इसकी कोर टीचिंग है ब्रह्मन सत्यम जगन मिथ्या। Okay. Statement 2. He elaborated on the philosophy of Gaudapada. ये भी करेक्ट है। गौदापादा शंकरा के परमा गुरु, उनके गुरु के गुरु थे। गौदापादा की मांडुक्या उपनिषद पर कमेंट्री को अद्वैता के अर्लीस्ट सिस्टमैटिक टेक्स्ट में से एक माना जाता है और शंकरा के काम ने इन आइडियाज को आगे बढ़ाया। Statement 3. Shankara tried to demonstrate that the Upanishads and Brahma Sutras contain a unified, systematic philosophy. फिर से करेक्ट। ये उनका लाइफ्स प्रोजेक्ट था। उन्होंने प्रिंसिपल उपनिषद्स, ब्रह्म सूत्रास और भागवत गीता पर एक्सटेंसिव कमेंट्रीज लिखी। उनका गोल ये दिखाना था कि ये सभी फाउंडेशनल टेक्स्ट्स एक ही कोहेरेंट नॉन ड्यूलिस्टिक फिलॉसफी की बात करते हैं। तो 1, 2 और 3 करेक्ट है। Statement 4 का क्या? Shankara founded the Amaraya Mathas. ये स्टेटमेंट नाम की वजह से इनकरेक्ट है। शंकरा को इंडिया के चारों कोनों में 4 मेजर मथाज या मोनेस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने का श्रेय जाता है। श्रृंगेरी साउथ, द्वारका वेस्ट, पुरी ईस्ट और बद्रीनाथ नॉर्थ। लेकिन उन्हें अमराया मथाज के नाम से नहीं जाना जाता। नाम गलत है, इसलिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो 1, 2 और 3 करेक्ट है। एक मिनी रिकैप: शंकरा अद्वैता वेदांता के प्रोपोनेंट थे। उन्होंने गौड़ापादा की फिलॉसफी को आगे बढ़ाया और उन्होंने हिंदू स्क्रिप्चर्स को सिंथेसाइज किया। अमराया मथास फाउंड करने वाला स्टेटमेंट नाम की गलती के कारण इनकरेक्ट है। वापस CDS 2014 पर। Which of the following statements are correct? 1. Early Buddhist literature is generally composed of the canonical text. 2. The Buddhist schools classify their canonical literature only as the Pitakas. Broad micro theme: Buddhist literature and canon. ये सवाल बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है उसके बारे में। चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। स्टेटमेंट 1, अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ द कैनोनिकल टेक्स्ट। एक कैनन स्क्रिप्चर्स का ऑफिशियली एक्सेप्टेड सेट होता है। अर्ली बुद्धिज्म के लिए, खासकर थेरावादा ट्रेडिशन, ये कैनन पाली कैनन है, जिसे त्रिपिटका भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके। अब स्टेटमेंट 2 ये कहता है द बुद्धिस्ट स्कूल्स क्लासिफाई द कैनोनिकल लिटरेचर ओनली एज द पिटकास। ओनली शब्द एक एग्जाम स्टेटमेंट में हमेशा एक रेड फ्लैग होता है। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और यही इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बनाता है। पिटकास या त्रिपिटका थेरावादा स्कूल के लिए कैनन का कोर है, लेकिन बुद्धिज्म के दूसरे स्कूल्स, खासकर महायाना स्कूल्स के अपने कैनन्स हैं जिनमें कई दूसरे टेक्स्ट, जिन्हें सूत्रास कहते हैं, जैसे लोटस सूत्रा, शामिल हैं। वो अपने कैनन को सिर्फ पिटकास तक सीमित नहीं रखते, इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है।
तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 अपनी ओवर सिंप्लीफिकेशन की वजह से गलत है। करेक्ट ऑप्शन ए 1 ओनली होना चाहिए। यहाँ कोई पेरिफेरल नॉलेज। हाँ, 3 पिटकास हैं। विनाया पिटका, मॉन्क्स और नन्स के लिए नियम। सुत्ता पिटका, बुद्धा के प्रवचन और टीचिंग्स। अभिधम्मा पिटका, हायर फिलोसॉफिकल एनालिसिस। हर पिटका का कंटेंट जानना इंपॉर्टेंट है। मिनी रिकैप। अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर कैनोनिकल टेक्स्ट है, करेक्ट, लेकिन ये कहना गलत है कि सभी बुद्धिस्ट स्कूल्स अपने कैनन को सिर्फ पिटकस के रूप में क्लासिफाई करते हैं। इनकरेक्ट। और हमारे आखिरी सवाल के लिए, ये भी CDS 2014 से है। ये एक असर्शन, रीजनिंग टाइप का है। स्टेटमेंट आए, The 12th century witnessed the emergence of a new movement in Karnataka led by a Brahmana named Basavanna. Statement 2. The Lingayats worship Shiva in his manifestation as a linga. Broad micro theme, Virashaivism, Lingayat movement. ये एंड करने का एक ग्रेट तरीका है एक ऐसे सवाल के साथ जो सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं बल्कि कॉज और इफेक्ट को लिंक करने की आपकी एबिलिटी को भी टेस्ट करता है। पहले चलो चेक करते हैं कि हर स्टेटमेंट अपने आप में सच है या नहीं। स्टेटमेंट आए, The 12th century witnessed the emergence of a new movement in Karnataka led by a Brahmana named Basavanna. हमने इसे कई बार कंफर्म किया है, ये फैक्चुअली करेक्ट है। आय का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्या ये फैक्ट कि वो लिंगा की पूजा करते थे ये एक्सप्लेन करता है कि ये मूवमेंट 12th सेंचुरी में बसावना के अंदर क्यों उभरा? मुझे नहीं लगता। ये मूवमेंट कास्ट रिजिडिटी और कॉम्प्लेक्स ब्राह्मणिकल रिचुअल्स के खिलाफ एक सोशल प्रोटेस्ट के रूप में उभरा। वो कारण था। उनकी पूजा का स्पेसिफिक तरीका मूवमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक है, उसके उभरने का कारण नहीं। तुमने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। मूवमेंट के उभरने का कारण सोशल रिफॉर्म था। क्यों? कास्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई थी। वो क्या या कैसे पूजा करते थे वो एक फीचर है, उसके ओरिजिन का एक्सप्लेनेशन नहीं। इसलिए दोनों स्टेटमेंट्स इंडिविजुअली सच हैं, लेकिन आई का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर है बी। ये असर्शन रीजन क्वेश्चंस के लिए एक बहुत ही सटल लेकिन क्रूशियल डिस्टिंक्शन है। मिनी रिकैप। लिंगायत मूवमेंट के बारे में दोनों स्टेटमेंट सच हैं, लेकिन उनकी लिंगा पूजा की प्रैक्टिस स्टेटमेंट 2 बसावन्ना के लीडरशिप में मूवमेंट के हिस्टोरिकल इमर्जेंस स्टेटमेंट आई को एक्सप्लेन नहीं करती। और इसी के साथ हमारा मैराथन सेशन खत्म होता है। असामी सेंस के सिंपल कपड़ों से लेकर शंकरा और नागार्जुना की कॉम्प्लेक्स फिलॉसफीज तक हमने इंडियन हिस्ट्री और थॉट का एक बहुत बड़ा कैनवस कवर किया है। देखा, हर एक सवाल एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता है। बिल्कुल। सबसे बड़ा टेक अवे मुझे लगता है ये है कि कुछ भी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। भक्ति मूवमेंट, सूफिज्म, बुद्धिस्ट स्कूल्स, मुगल पॉलिसीज, ये सब एक ग्रैंड इंटरकनेक्टेड स्टोरी का हिस्सा है। और इन क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करके हमने सिर्फ फैक्ट्स नहीं सीखे, हमने उन कनेक्शंस को देखना सीखा है। तो हमारी जर्नी का एक बहुत क्विक फाइनल रिकैप। हमने देखा कि टर्मिनोलॉजी कितनी क्रूशल है, चाहे वो भूनी जैसे आसामीज कपड़े हों या आसरावा जैसे जैन कॉन्सेप्ट्स। हमने निर्गुणा और सगुणा भक्ति के बीच का और अलवार्स विष्णु और नायनार्स शिवा के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझा। हमने मेजर रिफॉर्म मूवमेंट्स में सफर किया, अकबर के टॉलरेंट सुलही कुल से लेकर बसावन्ना के रेडिकल एंटी कास्ट लिंगायत मूवमेंट तक। और हमने इंडियन फिलॉसफी के गहरे पानी में भी डाइव किया, मीमांसा, वेदांता और मटीरियलिस्ट चार्वाका जैसे स्कूल्स के बीच अंदर जाना। और अपने आर्सेनल में सबसे पावरफुल टूल याद रखना, एलिमिनेशन। अगर आपको सीधा आंसर नहीं भी पता तो लॉजिक लगाकर गलत ऑप्शंस को हटाना आपको सही जवाब तक पहुंचा सकता है। थोड़ा लॉजिक लगाओ दोस्त। आपको एक आखिरी विचार के साथ छोड़ने के लिए, हमने आज इतने सारे रिफॉर्मर्स के बारे में डिस्कस किया। कबीर, नानक, बसवन्ना, राजा राम मोहन राय, उन सब ने अपने समय के स्टेटस को चैलेंज किया। तो प्रोवोकेटिव सवाल ये है, अगर वो आज जिंदा होते हमारी सोसाइटी में तो वो कौन से सोशल या रिलीजियस नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे होते? 21st सेंचुरी में उनकी भक्ति या रिफॉर्म कैसी दिखती? इस पर सोचना जरूर। सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल। इसी सोच के साथ आज के लिए विदा लेते हैं। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग और कीप डाइविंग डीप।